हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना अगला टॉपिक क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य। क्रिया का शाब्दिक अर्थ कार्य या काम होता है। अब ये बात होती है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं या उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रियाएं हैं। हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना, रोना, उछलना, कूदना, ये सब क्रियाएं हैं जो हम कार्य करते रहते हैं, जो हम क्रिया करते रहते हैं। तो ये जो क्रिया है इसका निर्माण कैसे होता है? क्रिया का निर्माण कैसे होता है? क्रिया है यह संस्कृत की धातु से बनती है। संस्कृत की धातु से बनती है। धातु के अंत में ना लगता है। धातु के अंत में ना लगने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पढ़े ना, तो यहां पढ़ना, यह क्रिया बन गई। लिखे प्लस ना, तो लिखना। इस तरह से क्रिया का निर्माण होता है। संस्कृत की जो धातु है, धातु के अंत में ना प्रत्यय लगने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पढ़े जो धातु है इसके अंत में ना लग गया तो पढ़ना बन गया। लिख धातु है, इसके अंत में ना लग गया तो लिखना। तो इस तरह से पढ़ना, लिखना, इनमें हंसना, तो उसमें हंस धातु हो गई, ना प्रत्यय हो गया। इस तरह से क्रिया का निर्माण होता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि क्रिया है यह कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया है ये मूल रूप से दो प्रकार की होती है। क्रिया है ये मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कर्म के आधार पर और दूसरी होती है प्रयोग या रचना के आधार पर। क्रिया है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कर्म के आधार पर, दूसरी है प्रयोग या रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया है ये दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सकर्मक, दूसरी होती है अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब
सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब वाक्य में क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसके साथ में अगर कर्म प्रयुक्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, क्रिया के साथ कर्म आता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर राम पुस्तक पढ़ता है तो राम यहां पर करता है, कार्य करने वाला है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता क्रिया है। तो जब इस वाक्य में पुस्तक कर्म प्रयुक्त हो गया, कर्म आ गया, तो यह क्रिया सकर्मक हो गई। राम करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता क्रिया है, यह सकर्मक क्रिया हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसमें कर्म प्रयुक्त हुआ है, पुस्तक कर्म है, पुस्तक कर्म होने के कारण यह क्रिया सकर्मक हो गई। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। अजय ने रावण को मारा, अजय ने रावण को मारा, तो इसमें यहां पर रावण जो शब्द है यह कर्म है, अजय है यह करता है, रावण कर्म है। कर्म होने के कारण मारा जो क्रिया है यह है स्वतः है सकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि इस वाक्य में कर्म प्रयुक्त हुआ, कर्म प्रयुक्त होने के कारण यह क्रिया सकर्मक हो गई। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि यह जो सकर्मक क्रिया है यह क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया है, इसके भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया इसके दो भेद होते हैं। एक तो होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब जिस वाक्य में क्रिया है उसके साथ अगर एक ही कर्म प्रयुक्त होता है तो उस एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यहां पर जैसे सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है, तो इसमें खाना है यह कर्म है, कर्म होने के कारण बनाती जो क्रिया है ये सकर्मक का ही भेद है, एक कर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ है। अगर यहां पर एक ही कर्म प्रयुक्त होता है तो यह क्रिया स्वतः है एक कर्मक क्रिया कहलाती है। इसी तरह से द्विकर्मक क्रिया। अब अगर किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, तो यहां पर द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे संजय ने राहुल को पुस्तक दी, संजय ने राहुल को पुस्तक दी, तो यहां पर संजय करता है, राहुल कर्म है, पुस्तक भी कर्म है, तो यहां पर राहुल और पुस्तक ये दो कर्म प्रयुक्त हो गए। दो कर्म प्रयुक्त होने के कारण यह जो क्रिया दी है यह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। एक बार पुनः हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है
और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया है, इसके दो भेद होते हैं। एक तो पहला तो है एकर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त होता है तो उसको एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता खाना बनाती है तो यहां पर सीता करता है, काम करने वाली, खाना कर्म हो गया और बनाती क्रिया है, तो यहां पर खाना एक ही कर्म होने के कारण यह क्रिया एकर्मक। ऐसे ही इसमें द्विकर्मक, तो इसमें वाक्य है उस जिस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। संजय ने राहुल को पुस्तक दी, तो यहां संजय है, यह करता है, संजय करता है। राहुल को पुस्तक दी, तो राहुल कर्म है और पुस्तक भी कर्म है। तो यहां पर इस वाक्य में जब दो कर्म प्रयुक्त हो गए तो ये जो दी क्रिया है यह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आगे हम पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। तो यह अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो पढ़ते हैं, तो जिस वाक्य में क्रिया है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है तथा क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है और क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राजू हंसा, बच्चा सोया, अनिल ने अनिल खेला, तो इत्यादि जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में राजू हंसा, तो यहां पर राजू है ये करता है, राजू है ये करता है, हंसा क्रिया है, तो यहां पर कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ, ये करता हो गया और ये क्रिया हो गई। राजू करता है, हंसा क्रिया है, तो यहां पर क्रिया के साथ कर्म नहीं आया, इसलिए जो हंसा क्रिया है यह कर्मक क्रिया हो गई। बच्चा सोया, तो यहां पर बच्चा तो करता है और सोया क्रिया है, तो इसमें भी कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ, कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ तो यह कर्मक क्रिया हो गई। अनिल खेला, तो यहां पर भी अनिल करता हो गया, खेला क्रिया हो गई, तो यह क्रिया स्वतः अपने आप अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि इसमें कर्म नहीं आया। कर्म नहीं आने के कारण क्रिया अकर्मक हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी पहचान अपन कैसे करते हैं। वाक्य में अगर बच्चों को पता नहीं चले कि इस वाक्य में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, इसकी पहचान अपन नहीं कर पाते हैं, तो इसकी पहचान हम बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। क्रिया की पहचान, कि वाक्य है उसमें क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो इसकी पहचान कैसे करें।
तो इसकी पहचान के लिए हम वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बना लेंगे, जिससे क्रिया की पहचान हो सकती है। अब प्रश्नवाचक बनाने के लिए बहुत से शब्द हैं, लेकिन उन सब शब्दों प्रश्नवाचक शब्दों को अपन काम में नहीं लेकर के सिर्फ 2 शब्द हैं, उन्हीं को हम काम में लेंगे। और वे 2 शब्द कौन कौन से हैं? क्या और किसको। क्या और किसको, इन 2 प्रश्नवाचक शब्दों को हम काम में लेंगे और इनसे अगर वाक्य है उस वाक्य में ये रख करके, क्या रख करके या बाद में किसको रख करके प्रश्न बनाएंगे। और वाक्य में अगर उसका अर्थ मिल जाएगा, उसकी जानकारी मिल जाएगी, तो क्रिया है वह सकर्मक हो जाएगी। और अगर उसका अर्थ नहीं मिलता है या इसका उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। अब जैसे अपन आगे पढ़ते हैं, शिकारी ने खरगोश पकड़ा। शिकारी ने खरगोश पकड़ा। तो ये जो उदाहरण है, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हम पता लगाएंगे कि इसमें क्रिया सकर्मक है या आक्रमक है, और किससे ये प्रश्नवाचक शब्दों से हम वाक्य में क्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो शिकारी ने क्या पकड़ा, क्रिया है, उससे पहले हम क्या और किसको लगा करके और जब प्रश्न निर्माण करते हैं, उसका प्रश्न बना लेते हैं, तो जब हमें वाक्य में ही उसका उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक हो जाती है, और जब वाक्य में ही अगर उसका उत्तर नहीं मिलेगा तो क्रिया अकर्मक हो जाती है। बहुत सा सरल टॉपिक है ये। क्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं? वाक्य में क्या और किसको लगा करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं। क्या और किसको लगाने से अगर उसका उत्तर वाक्य में मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और वाक्य में अगर उसका उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। अब शिकारी ने यहां पर क्रिया है, उससे पहले हम वाक्य में लगाएंगे क्या। शिकारी ने क्या पकड़ा, यहां पर हम क्या प्रयुक्त करते हैं? शिकारी ने क्या पकड़ा। इस तरह से अगर इसी वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य बना लेते हैं तो इसमें इसका उत्तर मिलता है खरगोश। शिकारी ने क्या पकड़ा, तो क्या रखने से, क्या प्रश्नवाचक शब्द रखने से प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, और इसका इसी में उत्तर मिल जाता है खरगोश। तो ये उत्तर मिलने के कारण ये जो अपनी जो क्रिया है, यह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी। यह क्रिया सकर्मक हो गई। बहुत ही सरल तरीका है इसकी पहचान करने का। अब जैसे अजय दौड़ता है, अजय दौड़ता है, दूसरा ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण के माध्यम से हम इसकी पहचान करेंगे कि इसमें क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो अजय दौड़ता है। अब अगर हमें पता नहीं चले कि यह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो हम क्या करेंगे, वाक्य में क्या और किसको रख करके इसका हम उत्तर जान सकते हैं। तो अगर उत्तर आ जाए तो क्रिया सकर्मक है, उत्तर नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक है। अब अजय क्या दौड़ता है, तो इसका भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अजय किसको दौड़ता है, तो भी इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो यह क्रिया अपने आप अकर्मक क्रिया हो गई। यह स्वतः अकर्मक क्रिया हो गई। इस तरह से क्रिया की पहचान हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? कि जब हमें यह पता है कि वाक्य में क्या और किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाने से अगर उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक हो जाती है, और अगर ये क्या और किसको रखने से भी अगर वाक्य में उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया स्वतः है अकर्मक होती है। इस तरह से यह अपना जो टॉपिक था
कर्म के आधार पर क्रिया भेद यह पूर्ण हो चुका है।